नमस्ते। मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम एक बहुत ही ज्यादा भरे हुए घर को निशुल्क साफ कर रहे हैं। इसे साफ करने में हमें 5 दिन लगे और बहुत सारी जानकारी कवर करनी है, इसलिए यह शायद एक लंबा वीडियो होगा। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मुझे होर्डिंग डिसऑर्डर पर कक्षा पढ़ानी होती तो मैं इस मामले का सबसे मौलिक उदाहरण देता। यह सबसे आम है जिसे मैं पाता हूं और इसमें वह सब कुछ होता है जो आप होर्डिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि होर्डिंग डिसऑर्डर वाक्यांश में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है डिसऑर्डर। मुझे लगता है कि बहुत से लोग होर्डिंग डिसऑर्डर को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचते हैं जो बस लालची और फालतू होता है और बहुत सारी बेकार चीजें खरीदता है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं होती और वे चीजें नहीं फेंकते, और ये एक चॉइस है ना कि एक डिसऑर्डर। इसलिए मैं इसे सबसे सरल साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। आपके मस्तिष्क के सामने 2 लोब्स होते हैं और ये 2 लोब्स अक्सर भारी निर्णय लेने और इमोशनल कंट्रोल या ज्यादा उपयुक्त रूप से इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े होते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल समस्या है जिसका मूल अर्थ है कि यह मस्तिष्क की एक शारीरिक समस्या है जिसका एक मनोवैज्ञानिक परिणाम या एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक साइड इफेक्ट होता है। होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोगों में उन 2 लोब्स की गतिविधि जो इन 2 चीजों को नियंत्रित करती है सामान्य न्यूरोटिपिकल व्यक्ति की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए भले ही वे वर्तमान में होर्डिंग नहीं कर रहे हों, यह स्थिति हमेशा मौजूद होती है। इसलिए कहते हैं कि एक बार शराबी हो जाने पर हमेशा शराबी ही रहते हैं। भले ही आप शराब पीना छोड़ दें, आप अभी भी शराबी हैं, क्योंकि यह स्थिति जो इसका कारण बनती है वह अभी भी वहां होती है। यहां तक कि होर्डिंग डिसऑर्डर का दिलचस्प पहलू यह है कि अक्सर यह किसी कठोर आघात की वजह से शुरू होता है, जैसे कि किसी साथी या बच्चे की मृत्यु, एक बहुत ही अच्छे करियर का नुकसान या फिर घर जल जाना। उस ट्रॉमा के बाद सामान्यतः वहीं होर्डिंग डिसऑर्डर असल में दिखाई देने लगता है और यही वह समय होता है जब आप चीजें इकट्ठा करने और उन्हें फेंकने की अक्षमता को देख सकते हैं, यहां तक कि बेकार कचरा जैसे पुराने डिब्बे और टॉयलेट पेपर। इस मामले में होर्डिंग डिसऑर्डर असल में खुद को दर्शाने लगा जब इस व्यक्ति की पत्नी का निधन दशक पहले हो गया था। ऐसा होने के बाद वह किसी भी तरह से सामना करने की कोशिश कर रहा था, और जब आप बस किसी यार्ड सेल या नीलामी में जाकर कुछ फालतू या मूर्खतापूर्ण या बस कलेक्टिबल खरीद सकते हैं तो आपके पास एक तरह का नियंत्रण होता है। यह आपको एक डोपामाइन हिट देता है, आपको बेहतर महसूस कराता है, और यही एक प्रकार का नियंत्रण है जो आपके पास उन वस्तुओं पर होता है जो असल जीवन में, जैसे कि मृत्यु पर, आपके पास नहीं होता। यह होर्डिंग डिसऑर्डर में बहुत आम है और यही यह व्यक्ति करने लगा। उसने चीजें इकट्ठा करना और खरीदना शुरू किया। उसने उन्हें घर लाकर टेबल पर रखा और बस चले गए, और फिर वर्षों के दौरान वे बस पाइल्ड अप होते गए जब तक कि यह उस अवस्था में नहीं पहुंच गया जैसा कि आप अब इसे देख रहे हैं। तो हम फिर से नोट्स पर जाएंगे, क्योंकि इस डिसऑर्डर में एक प्रकार का क्रॉस वायर होता है जो किसी व्यक्ति को वस्तुओं से जुड़ने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वे इन वस्तुओं के जरिए खोई हुई जगह को भर रहे होते हैं। वे उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लगाव होने लगते हैं, चाहे वे बेकार ही क्यों ना हो, और यह इतना मजबूत हो सकता है कि अगर हम कुछ फेंक दें तो यह उनके पालतू जानवरों में से एक को फेंकने के समकक्ष होता। असल में गंभीर मामलों में यह उनके बच्चों में से एक को फेंकने जैसा हो सकता है। अब क्योंकि यह व्यक्ति होर्डिंग डिसऑर्डर के केंद्र में है और उसने कभी भी थेरेपी नहीं ली है, हम कुछ भी नहीं फेंक सकते। यह हमारे लिए एक विशेष परिस्थिति बनाता है जो इसे असल में कठिन बना देता है। यही उसने कहा, हम तब तक कुछ भी नहीं फेंक सकते जब तक वह असल कचरा न हो। समस्याओं को और भी ज्यादा कठिन बनाने के लिए इस घर में बहुत सारी चीजें असल में कलेक्टिबल हैं। बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं। हम यहां जो कुछ भी पाया है वह सब कुछ विस्तार से देखेंगे। यह काफी चौंकाने वाला था, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं और यह सब कुछ इधर उधर बिखरी हुई है, इसलिए हमें सब कुछ देखना होगा। इस वीडियो में हम सफाई पहलू के बारे में उतना चिंतित नहीं हैं जितना कि हम सुरक्षा और स्थान को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से हर चीज से गुजरना होगा कि हम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं फेंक रहे हैं, और फिर उस समस्या को बढ़ा देने के लिए उनकी सभी कलेक्शंस लगभग कहीं ना कहीं गड़बड़ से बिखरे हुए थीं, लेकिन हमें उन सभी चीजों को टब्स में इकट्ठा करना पड़ा। उदाहरण, उनके पास कम से कम 500 चाकू थे, अगर 1000 नहीं तो, लेकिन इस कमरे में 50 थे, दूसरे कमरे में 100 थे, कुछ बक्सों में थे और कुछ टब्स में।
इसका मतलब था कि किसी भी समय घर भर में कहीं ना कहीं 5 से 10 खाली टब्स रहना आवश्यक था, ताकि हम वस्तुओं के साथ मिलती वस्तुओं को रख सकें। तो सभी चाकू एक टब में, या उनके मामले में जैसे 5 टब्स, सभी पेपर वर्क दूसरे टब में, सभी किताबें एक अन्य टब में। मुझे लगता है कि जब तक हमने ये पूरा किया, हमने लगभग 50 रबरमेड टब्स का उपयोग किया, इसलिए इसे ले लो। तो जो आप इस सिंक में देख रहे हैं, वह कुछ है जो हम इस डिसऑर्डर से निपटते समय हर समय सामना करते हैं। बर्तन बैठते हैं और जमा होते चले जाते हैं, और फिर वे इतने पैदा हो जाते हैं कि उन्हें करना भारी और थकाऊ हो जाता है, और यह समस्या को और बढ़ा देता है। तो चीजों को टालना एक बड़ा ढेर बन जाता है, जो आपको और भी ज्यादा टालने के लिए प्रेरित करता है, और यह बस बढ़ता ही जाता है। आमतौर पर सिंक में कुछ पानी होता है, जैसा कि इसमें भी था। यह सभी सामान के वजन के साथ लगभग बंद हो जाता है, और फिर चम्मच और कांटे इतने लंबे समय तक उस पानी में रहते हैं कि वे सचमुच घुल जाते हैं। मैंने कुछ चम्मच उठाए जिन्हें मैं 2 उंगलियों से तोड़ सकता था। वह इस घर में 3 समस्याओं का कारण बनता है। एक है काली फफूंद, दूसरा है जंग और घुला हुआ खाना, और तीसरा है अत्यधिक कठोर पानी। तो काली फफूंद खुद को कठोर पानी के दागों से जुड़ जाती है, जो कि कैल्शियम और चूने का मिश्रण होता है, और फिर यह इसे हटाने के बिना इसे लगभग असंभव बना देता है। तो हमने इसे लाइम वे के साथ इलाज किया, इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया, और मैं बार बार वापस जाकर इसे छिड़क कर एक स्क्रैच पैड का उपयोग करने के साथ इसे स्क्रब करता रहा, और फिर इसे लाइम वे के साथ पुनः छिड़कता रहा, जब तक कि यह नहीं उतरा। जैसे यहां तक कि एक पेंट स्क्रैपर भी इसे हटाने के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता। आपको असल में इसे घोलने की आवश्यकता होती है। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि उन्हें अपने बाथटब और टॉयलेट के साथ वही समस्या है। काली फफूंद खुद को चूनी और कैल्शियम के साथ जोड़ लेती है, और फिर यह काली चट्टान की परत बन जाती है। एक और बहुत सामान्य समस्या जो हमें बार बार मिलती है, वह है टूटी हुई पाइप। उनके पास कोई गर्म पानी नहीं था। आप हॉट वाटर हीटर से गर्म पानी चालू कर सकते हैं, लेकिन यह लीक है, और इसलिए उसे इसे बंद रखना पड़ता जब तक कि उसे असल में इसकी आवश्यकता न हो। टॉयलेट बिल्कुल भी काम नहीं करता था। बाथरूम का सिंक मुश्किल से काम करता था, और उनके बाथटब का पानी नहीं निकलता था। इसलिए मैंने काफी तगड़े ड्रेनों का उपयोग कर उसके लिए इसे खोल दिया। मेरा मानना है कि यह एक प्रकार के बाल और शायद वही जमा हुई चूनी के कारण जमा हुआ था। लेकिन कैसे भी देखा जाए, उसे बाथरूम को पूरी तरह से खाली करना होगा। मैंने उनके बेटे से इसके बारे में बात की, और असल में बाथटब, सिंक, टॉयलेट, फर्श, इन सब चीजों को निकालकर फिर से बनाना बिल्कुल जरूरी है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो आप देखेंगे, इसलिए धैर्य रखें। अब इस घर की कुछ सकारात्मक बातें यह थीं कि उसने हमें लगभग सारे बर्तनों को हटाने की अनुमति दी, क्योंकि वे असल में बर्बाद थे। उन्हें बचाना संभव नहीं था, और उसने हमें समाप्त हो चुके खाने को हटाने की अनुमति दी, जो अच्छा है, क्योंकि सबसे पुरानी चीज जो हमने पाई थी वह कुछ का डिब्बा था। मुझे याद नहीं है कि वह क्या था, कंडेंस्ड मिल्क या कुछ और था, 2006 से।
लेकिन एक्सपायर हो चुके खाने का ज्यादा हिस्सा 2014 में था, जैसे कि वे 2014 में एक्सपायर हो गए थे, जिसका मतलब है कि वे शायद 2013 में खरीदे गए थे। और दुख की बात यह है कि जैसे कि उनकी पत्नी की यह वही समय था जब उनकी पत्नी का निधन हुआ था। इसलिए जब आप इस घर की सफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि असल समस्याएं कब शुरू हुई। और जितना दुखद यह होता है, यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आकर्षक होता है, क्योंकि यह कुछ हद तक आर्कियोलॉजी जैसा लगता है। यह मनोवैज्ञानिक आर्कियोलॉजी जैसा होता है कि केवल एक्सपायरी डेट्स को देखकर यह समस्याएं असल में कब शुरू हुई इस पर एक समय सीमा देता है। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने वह सामान छोड़ा, खासकर क्योंकि वहां टोमेटो सॉस के बहुत सारे पुराने जार थे जो हाथ से कैन किए गए थे और वे 2012 अंकित थे, जिसका मतलब है कि उनकी पत्नी ने शायद वे कैन किए थे और फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद निधन हो गया और वे तब से शेल्फ पर पड़े हैं। और मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूं, और वो इस पर राजी था कि मुझे इसे फेंकने देना चाहिए। कई मामलों में ऐसा नहीं होता जहां वे इसे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि यह उनके हाथ से किए गए किसी काम का आखिरी अवशेष होता है। यह उनके गुजरने से पहले का उत्पाद होता था। अब जब यह कहा गया तो हमें और कई चीजें करनी थीं जिन पर हमने अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज सुरक्षा और जगह पर थीं। तो न केवल उसका खाना 1 दशक पुराना था, बल्कि उसके छत के पंखों पर धूल और पूरी तरह से साज सज्जा, शेल्विंग यूनिट्स और सोफे भी थे। हमने इनमें से कुछ को साफ कर दिया और बाथरूम में बेसिक सफाई की। हमने किसी भी मायने में गहरी सफाई नहीं की, लेकिन जो हमने किया उसके बाद हम उसे कुछ हफ्ते देंगे ताकि वह सुलझ सके और देख सके कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे वह निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, उसके पास उसकी पत्नी के बहुत सारे पुराने कपड़े गिढ़े हैं और कई तरह के संग्रह हैं जिन्हें वह जानता है कि उसे असल में जरूरत नहीं है। वह जानता है कि वह उनसे छुटकारा पाना चाहता है, और फिर जब थोड़ी और जगह बनेगी तो हम वहां वापस जाएंगे और छत से लेकर फर्श तक गहरी सफाई करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अद्भुत फॉलोअप वीडियो बन जाएगा, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ साफ किया है उसने घर में एक भी नई चीज नहीं लाई है। कोई नई नीलामी नहीं, कोई नया यार्ड सेल नहीं, कोई मेला नहीं, और सब कुछ साफ रहा है। सिंक में गंदे बर्तन नहीं है, स्टोव चकाचक है, काउंटर टॉप्स पर एक भी क्रम्ब नहीं है। मुझे पक्का पता है कि उसने कुछ चीजें साफ की हैं, भले ही हमने उससे कहा था साफ करने की चिंता मत करो क्योंकि हम इसे वीडियो में साफ कर देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उसने कुछ सफाई की, क्योंकि यह दिखाता है कि उसे इसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा है। इसका मतलब है कि उसे खुद को आगे बढ़ाने की ताकत मिल गई है, और यह छोटे छोटे तरीकों से है कि मैं इम्प्रेस्ड हूं। तो उसके पास एक बॉक्स था जो आप रसोई के काउंटर पर देखेंगे। उस पर मैकैफे लिखा है और यह सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के कॉफी के क्यूरेट कप हैं। मैंने उन्हें वहीं छोड़ा ताकि वे आसानी से पहुंच सकें, और दूसरे दिन उसने असल में उन कपों को बॉक्स से निकालकर अपने किचन काउंटर पर मौजूद एक के कप होल्डर में रख दिया। अब यह औसत व्यक्ति के लिए ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन किसी के लिए जो इस डिसऑर्डर के साथ रह रहा है और जो इन परिस्थितियों में रह रहा है, यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि वह प्रक्रिया के साथ है, और यह देखने में बेहद दुर्लभ है जब आप होर्डिंग डिसऑर्डर से निपट रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे ध्यान में लाने की जरूरत है, और यह एक ऐसा कार्य है जिसे मुझे लगता है कि कुछ मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ चीजें जो कि होर्डिंग डिसऑर्डर 101 है, मैंने बार बार देखा है, जो है कि वह वस्तुओं के लिए एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर रहा है जो शायद थोड़ा अनियंत्रित है। तो वह सही कहेंगे कि यह वस्तु $100 की है, लेकिन जो वह नहीं मान रहा है, या मैं मान रहा हूं कि वह नहीं मान रहा है, वह यह है कि वह $100 की होगी अगर यह प्रिस्टीन हालत में हो और आपने इसे सीधे एक कलेक्टर को बेचा। तो उन मामलों में इसके पास $100 बनाने की क्षमता है, लेकिन असल में उस असल संग्राहक को ढूंढने में जो उस पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हो, बहुत समय और प्रयास और मार्केटिंग लगती है। तो ज्यादातर इन मामलों में जो होता है वह यह होता है कि माता पिता कई वस्तुएं इकट्ठा करेंगे और सोचेंगे, खैर अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे इसे बेच सकते हैं और हजारों डॉलर कमा सकते हैं। हालांकि जब परिवार इन चीजों को विरासत में प्राप्त करता है तो वे बस सैकड़ों और सैकड़ों चाकुओं को विरासत में ले रहे होते हैं, और जब तक वे उन परिस्थितियों में चाकुओं के मॉनेटरी वैल्यू एक्सपर्ट्स नहीं होते, उन्हें एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा और अच्छे वाले को बुरे वाले से अलग करने के लिए उस एक्सपर्ट्स को पे करना पड़ेगा। इसके बदले में होता है कि वे सब कुछ नीलाम कर देंगे और उनके पास जो भी 500 या 1000 चाकू हैं, वे इतने सस्ते में बिकेंगे कि हर चाकू की कीमत लगभग 10 सेंट आएगी,
क्योंकि बहुत बार वे पूरी तरह केवल $100 में पूरे कलेक्शन को बेच देते हैं। उसके पास बहुत पुराने वेस्टर्न स्टाइल कॉमिक्स का एक बड़ा कलेक्शन है जो अगर उसे कलेक्टर के सामने पेश किया जाए और कलेक्टर्स उन अच्छे कॉमिक्स को खरीद ले जिन्हें उसने इंडिविजुअली अच्छी क्वालिटी में चुना हो, तो वे इसके लिए एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो असल में होता है वह यह है कि वे लगभग हमेशा नीलामी में लॉट के रूप में बेचे जाते हैं और अन्य लोग फिर $50 में 150 कॉमिक्स खरीद लेते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास जो कॉमिक्स हैं वे किसी अच्छे रखरखाव में स्टोर नहीं किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रिस्टाइन रहें। इसके बजाय उनमें से कई बस ढेरों में पाइल्ड अप किए गए हैं और इसलिए कागज से एसिड के प्रभाव से वे पीले हो जाते हैं और सूखा होने लगते हैं। कभी कभी बस उनके आसपास मूविंग पर पेज फटना शुरू हो जाते हैं या स्टेपल हट जाते हैं। उसके पास कुछ प्राचीन किताबें थीं जो बस डब्बों में अन्य किताबों के वजन के नीचे पड़ी थीं और इसलिए उनका एक ही हाल हो गया, पीले फॉक्सिंग कुछ पर सफेद फफूंदी थी। तो जिस प्रकार वे चीजों को रखते हैं उस प्रक्रिया में अक्सर होर्डिंग डिसऑर्डर के साथ लोग एक कलेक्शन को जो कीमती हो सकता था बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसे स्टोर किया है उससे वस्तु का मूल्य खत्म हो जाता है। मैंने पहले ऐसी ही घरों की सफाई की है जिनमें बेसबॉल कार्ड कलेक्शन थे जो मिंट कंडीशन में होते तो लाखों डॉलर की कीमत होते, लेकिन क्योंकि उन्हें खुले तौर पर एक बेसमेंट में स्टोर किया गया था वे झुर्रियां वाली स्थिति में पहुंच गए थे। तहखाने की ह्यूमिडिटी ने उन्हें वार्प्ड बना दिया और फिर काले फफूंद ने उन सब पर उगना शुरू कर दिया और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया और वे बेकार हो गए। यह मुझे एक और चीज की ओर ले जाता है जो मैं ऐसे घरों में बहुत सामान्य पाता हूं जो इस संकट से ग्रस्त हैं। यह है कि % मामलों में, सचमुच उसमें से 3/4 मामलों में जिन लोगों की मैं मदद करता हूं वे ऑक्सीजन या किसी किस्म की ब्रीथिंग एपरेटस का उपयोग कर रहे होते हैं। अब बहुत से मामलों में इसका कारण यह होता है कि उनके पास एक वैध मेडिकल इश्यू होता है, लेकिन मेरे द्वारा काम किए गए ज्यादा मामलों में घर की परिस्थितियां यदि सीधे कारण नहीं बन रही हैं तो निश्चित रूप से शुरू में श्वास समस्याओं में योगदान देती हैं। वे एक ऐसे घर में रह रहे होते हैं जो आधे इंच की धूल और कुत्ते के फर और बिल्ली के फर से ढका हुआ है और सिंक काले फफूंद से ढका हुआ होता है। बाथरूम काले फफूंद से सैचुरेटेड होते हैं। जब हमने उसके बेडरूम में फर्श से कपड़े उठाए तो उस गट्टे के नीचे का 1/3 हिस्सा पूरी तरह सफेद फफूंदी से भरा हुआ था। अब चाहे यह श्वास संबंधी मुद्दों का कारण हो या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, यह डॉक्टर को तय करना है, लेकिन यह निश्चित रूप से समस्या में सुधार नहीं ला रहा है। इसलिए जो मैं आमतौर पर पाता हूं वह यह है कि हम सफाई कर देते हैं और निकलने के बाद के दिन में व्यक्ति की श्वास समस्याएं पहली दिन में थोड़ी और खराब हो सकती हैं क्योंकि हमने हवा में बहुत सा धूल फेंक दिया है और जैसे हम कपड़ों को फेंक रहे हैं वहां कुछ फफूंदी के स्पोर्स इधर उधर उड़ सकते हैं। लेकिन कई मामलों में जब हम जाते हैं तो उनके श्वास की स्थिति दूसरे दिन बेहतर होती रिपोर्ट की जाती है और यह पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि हमने उस चीज को साफ कर दिया है और अब वह सीधा उनके फेफड़ों में नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कभी भी अपने मूस को उन लोगों के आसपास नहीं ब्रश करता हूं जो ऑक्सीजन पर हैं, क्योंकि मूस का फर और मूस की डैंड्रफ हवा में जाती है और अगली चीज जो आप जानते हैं वह व्यक्ति मूस बॉल्स खांस रहा होता है। कृपया मूस बॉल्स मत कहिए, यह अनुचित सुनाई देता है। चुप रहो तुम बेवकूफ मूस। लेकिन अगर आप खुद को उसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो धूल भरे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें और मैं आमतौर पर एक स्विफर का प्रयोग करता हूं क्योंकि धूल स्विफर पैड से चिपक जाती है। फिर एक वैक्यूम का उपयोग करें जिसमें पेट्स के लिए फिल्टर होता है। पेट्स पर सीधे वैक्यूम नहीं करना, यह अजीब है, बल्कि वह जो कारपेट पर पेट्स की डैंडर एंड फर के लिए होता है। वे फिल्टर आमतौर पर उन सभी छोटे कणों को फिल्टर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो श्वास समस्याओं का कारण बनते हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो बस अपने कुत्ते को सप्लेक्स करने की कोशिश करें और उसे बताएं, तुमने मेरे घर में फिर से डैंडर फैलाई बेटा, तुम्हें एक स्टोन कोल्ड स्टनर लगेगा। ओह खैर, हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको करना नहीं चाहा था।
ऐसे किसी होड़ की सफाई का एक सबसे कठिन हिस्सा यह है कि सब कुछ आमतौर पर एक रेत के टीले के आकार में जमा होता है, जहां किनारे पर यह उथली होती है लेकिन बीच में गहरी, और यह इसे इतना मुश्किल बनाता है कि बिना किसी गड्ढहद्दी के उस जमा ढेर को खोलें। एक कूड़ा ढेर, अगर आप चाहें, और आप चाहेंगे। अब अगर यह सिर्फ पेपर वर्क है या यह बस पुराने मैकडॉनल्ड्स बैग का ढेर है, किसे परवाह है? आप उस सामान को हर जगह जा सकते हैं क्योंकि आप वैसे भी उसे उठा रहे हैं। लेकिन जब एक ऐसे होड़ से निपट रहे होते हैं तो यह अतुलनीय मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें न केवल बहुत सारे प्राचीन वस्तुएं होती हैं बल्कि इसमें 1 टन बंदूकें और गोला बारूद भी होता है। अब सौभाग्यवश इनमें से कोई भी लोडेड नहीं था। ज्यादा के पास ट्रिगर गार्ड थे और उनमें से सभी पर सेफ्टी लगी हुई थी, इसलिए कम से कम इतना तो था। लेकिन मैं जानता हूं कि वे बिल्कुल भी अच्छी तरह से स्टोर्ड नहीं थे, और असल में उन्हें होना चाहिए। घर में बच्चे नहीं हैं या ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन मेरा मतलब है, एक क्लीनर के रूप में मैं अनजाने में किसी चीज को उठाना नहीं चाहता, सोचते हुए कि यह कोलोन की एक पुरानी बोतल है, क्योंकि मैं केवल इसका एक हिस्सा ही देख सकता हूं, और फिर गलती से उसे पकड़ लूं, आप जानते हैं, गलती से ट्रिगर से पकड़ लूं, या जब मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूं तो इसे किसी और चीज पर फंसने दूं। फिर से सौभाग्यवश वे लोडेड नहीं थे, लेकिन आप उस सामान के साथ कभी भी बहुत सावधानी नहीं बरत सकते। यही कारण है कि मैं चाकुओं के साथ भी बेहद सावधान हूं, क्योंकि कभी कभी मैं बस मेज पर पड़े 4 या 5 बेतरतीब वस्तुओं को उठा लेता हूं और उन्हें जगल करने लगता हूं। यह मेरी एक प्रकार की मजबूरी है, और अगर मैं चाकुओं के साथ ऐसा कर रहा हूं, यह नहीं जानते हुए कि मैंने उन्हें चाकू के रूप में उठाया है, तो मुझे यह तब तक पता नहीं चलता जब तक कि बहुत देर न हो जाए, और फिर अगले क्षण, जब आप जानते हैं, मैं इसे हवा से मारने की कोशिश करता हूं ताकि वह मुझे घायल न करे, और यह कमरे में गोली की तरह चलता जाता है और जैसन के सीने में लग जाता है। फिर वो रोने लगता है और मुझे उसे उसकी पत्नी और माँ को समझाना पड़ता है, और ये एक पूरी समस्या बन जाती है। मैं उस समस्या से निपटना नहीं चाहता। अब मैं कई वीडियो में बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं, खैर, वो चीजें खरीदना क्यों नहीं रोक सकता, या उसका परिवार उसकी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण क्यों नहीं करता। मुझे ये सवाल काफी बार मिलते हैं, और मेरे लिए यह उस बात के समान है जब आप एक डिप्रेस्ड व्यक्ति से कहते हैं, वे उदास क्यों नहीं रहना बंद कर देते। यह कहने जैसा है, खैर, आपके पास एक अच्छा परिवार है, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आप उदास क्यों रहें। और वे उदासी को डिप्रेशन के साथ भ्रमित करते हैं। उदासी एक भावना है, डिप्रेशन एक समस्या है। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट अक्सर आपको उन ट्रॉमास का सामना करने को मजबूर करता है जिसने पहले एक बार डिप्रेशन का कारण बना या डिप्रेशन को जन्म दिया। अल्कोहलिज्म का ट्रीटमेंट केवल शराब पीना छोड़ने के बारे में नहीं है,
यह उन ट्रिगरों को पहचानना है जो आपको फिर से पीने की ओर ले जाते हैं और आपको शराब को क्रच के रूप में उपयोग किए बिना जीवन का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर के थेरेपी का उद्देश्य कभी नहीं होता कि व्यक्ति को बस चीजें खरीदना बंद करने के लिए तैयार किया जाए। यह एक बड़े मुद्दे का लक्षण है। ज्यादा समय ट्रीटमेंट उन पुराने ट्रॉमास का सामना करने पर केंद्रित होता है जिन्होंने होर्डिंग डिसऑर्डर के ट्रिगर को जन्म दिया था। उस ट्रीटमेंट का हिस्सा यह हो सकता है कि उन्हें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सिखाई जाए, जहां वे उन्हें कुछ और से चीजें खरीदने की आदत बदलने की प्रक्रिया विकसित करने की शिक्षा देते हैं। ट्रिगर को पहचानें और मजबूरी को उसकी जड़ में ही रोकें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे पूछा जाता है और उनमें से एक ज्यादा सामान्य है, मैं होर्डिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति को कैसे संबोधित करूं? मैं उन्हें कैसे सफाई के लिए तैयार करूं? मैं उन्हें कैसे तैयार करूं कि मुझे साफ करने दें? मैंने बार बार कोशिश की है और वे केवल मेरा प्रयास नहीं मानते। मेरे अनुभव के अनुसार आप केवल तब कर सकते हैं जब आप इसे एक शराबी के इंटरवेंशन की तरह माने। अब मैं आपको इंटरवेंशन के स्टेप्स के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वह आप स्वयं गूगल पर आसानी से खोज सकते हैं, और मैं किसी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी नहीं देना चाहता क्योंकि वह आपको असफलता की ओर ले जा सकता है और मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। हालांकि मैं बता सकता हूं कि लगभग हर मामले में जो मैंने कभी देखा है, सबसे बुरा तरीका यह है कि उन्हें इसके लिए दबाव डालना, इसे एक आरोप बनाना, यह कहना यह अस्वाभाविक है, आपका घर नरक की तरह दिखता है, आप इस तरह नहीं रह सकते, यह डिस्गस्टिंग है, आपको इसे साफ करना होगा। जब भी कोई इस आदेश के बारे में चर्चा करता है तो लोग अक्सर इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि इसमें भारी कंट्रोल फैक्टर जुड़ा होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति परिवार से खो जाता है तो इस मामले में उसकी पत्नी का निधन हो जाता है। वह अपने जीवन के उस हिस्से पर से नियंत्रण खो चुका है, उसे उससे छीन लिया गया है। जब वह चीजें खरीद रहा है या सड़क के किनारे से कुछ उठा रहा है या चीजें इकट्ठा कर रहा है तो उसमें एक नियंत्रण होता है जहां ये मेरी चीजें हैं, मैं इसे जहां चाहूं वहां रख सकता हूं, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं, यह मुझे अच्छा महसूस कराता है। कोई भी यहां आकर यह चीजें मुझसे नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरी हैं। वे यह स्पष्ट रूप से नहीं सोचते, यह ज्यादा सबकॉन्शियस होता है। उनके दिमाग के पीछे एक प्रकार की गूंजती हुई भावना होती है, दुनिया ने मेरी जीवन की प्रेम को मुझसे छीन लिया है, वे मेरे पास से इन चीजों को नहीं ले सकते क्योंकि ये चीजें कभी भी दुनिया से नहीं जा सकती। मैं इसे अपने घर में नियंत्रित करता हूं और मैं इसे अपने घर से नियंत्रित कर सकता हूं जब यह बाहर जाता है। कोई और मेरे लिए यह नहीं कर सकता। इसलिए जब आप उन्हें इस प्रकार से दबाव डालते हैं और इसे एक आरोप और एक टकराव बनाते हैं तो वही भावनात्मक नियमित भाग होता है जिसका हमने पहले चर्चा की थी। आप उनके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करेंगे। वे या तो कहेंगे मुझे परवाह नहीं है, फिर आप जो चाहें करें, और वे छोड़ देंगे, और वे आपको सारी सफाई और सामान करने के लिए छोड़ देंगे, और फिर वे सिर्फ आपको इसके लिए नापसंद करेंगे, या वे विरोध करेंगे और वे भावनात्मक रूप से जोड़ तोड़ या गुस्से में या अत्यधिक टकराव में पड़ जाएंगे। कोई इसे संभालने का सबसे खराब तरीका तब होता है जब वे छुट्टी पर या अस्पताल में होते हैं और तब इसे साफ कर दिया जाए। वहां इस प्रकार की घटनाएं दर्ज की गई हैं जब लोग इस तरह के बाद खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, फिर भी उनमें से ज्यादा इन वस्तुओं को इस रूप में नहीं देख रहे हैं। यह एक संभावित राशि या आय की तरह है जो मुझे बाद में प्राप्त हो सकता है, भले ही वे इसे जोर से कह सकते हैं। उनके दिमाग में वे इसे इस रूप में समानता कर रहे हैं, आप मेरे घर में आए और मेरे कुत्ते को बाहर फेंक दिया, या आप मेरे घर में आए और मेरे बच्चे को चुरा लिया। इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव होता है जो निर्जीव वस्तु के साथ इलॉजिकल होता है। वे जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे इस संयोग को होने का चुनाव नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि यह एक विकार है। मैंने उतने लोगों की संख्या खो दी है जो मुझे बता चुके हैं कि वे एक पेरेंट के साथ बड़े हुए थे जो होर्डर थे और वह पेरेंट उन्हें पनिश करता था या उन पर चिल्लाता था यदि वह बच्चा अपने कमरे को साफ करने की कोशिश करता था, या यदि वह कचरे को उठाकर फेंकने की कोशिश करता था, या किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता था। ये बच्चे एक ऐसी जिंदगी में बड़े हुए हैं जहां अगर वे वह कोशिश करते हैं या अपने माता पिता को उस हेल्प को प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो उनके माता पिता की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बच्चों से निपटने के समय ज्यादातर लड़ाई की ओर झुकी होती है, क्योंकि वे बच्चे पर एक अथॉरिटी फिगर होते हैं। क्योंकि आखिर में जो बात मायने रखती है वह यह है कि आपको उन्हें स्पष्ट रूप से बताना है कि आप चिंतित हैं, एक ठोस तरीके से जो कि टकराव से भरा नहीं है, जो उन्हें दोषी ठहराने वाला नहीं है, और उन बातों को उठाने में सक्षम होना है जैसे मुझे पता है कि आपने उम्रों से शावर नहीं लिया है क्योंकि मैं आपकी बाथटब को देख सकता हूं, आपका शौचालय काम नहीं करता, आपका आधा घर बिना बिजली के है, आपके पाइपलाइन मुद्दे हैं, यहाँ पर मोल्ड बढ़ रहा है, यहाँ कॉकरोच हैं, यहाँ चूहे हैं। वैसे इस घर में इनमें से कुछ भी नहीं था,
उसने बाहर कैन से बाहर खाना नहीं रखा था। कोई क्रम्स नहीं थे या कुछ भी नहीं, इसलिए कोई चूहे नहीं थे, कोई कीड़े नहीं थे, कोई कीट नहीं थे। लेकिन ज्यादातर घरों में जो हम पाते हैं वह एक पूरी मात्रा में संक्रमण होता है। लेकिन वैसे भी टकराव या इंटरवेंशन पर वापस जाते हुए आपको इतना ठोस होना चाहिए कि उन्हें यह बताने के लिए कि मैं यहां नहीं आ सकता, मैं अपने बच्चों को यहां नहीं ला सकता क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, और मैं पर्सनली नहीं जानता कि इसे कैसे करना है बिना एक प्रोफेशनल जैसे मनोचिकित्सक से संपर्क किए, लेकिन विशेष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति से जिसे होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ निपटने में प्रशिक्षित किया गया हो, और कभी-कभी उसे खोजना बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको हस्तक्षेप के चरणों के बारे में नहीं बता रहा हूं या इसे कैसे करना है। मैं आपको केवल यही बता रहा हूं कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए और किस प्रकार की मानसिक स्थिति में आपको इसमें जाना होगा। लेकिन जहां तक असल इंटरवेंशन की बात है, निश्चित रूप से रिसर्च करें। क्या ये दोनों समाप्त हो गए? ठीक है, मुझे इसे यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर निकलने दो। जब हम इनसे निपट जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस कमरे से लगभग समाप्त हो चुके हैं, और फिर मैं आपको जल्दी से फर्श साफ करने के लिए कहूँगा, और फिर हम दूसरे कमरे में चले जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह घर कहां रैंक करता है, तो यह चैनल पर हमने अब तक किए गए सबसे खराब प्रकार का नहीं है, लेकिन आवाजाही को 5 स्तरों में बांटा गया है, या होर्डिंग की 5 अवस्थाएं होती हैं, और फिर क्लटर के 9 चरण होते हैं। आप दोनों को ऑनलाइन पा सकते हैं, और आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक स्तर को क्या डेजिग्नेट करता है। ये एक स्तर 4 की सीमा पर होगा, और इससे मुझे इस घर की सफाई करने की एक कठोर रियलिटीज के बारे में बात करने का मौका मिलता है, खासकर जब आप कचरे के अलावा कुछ भी नहीं फेंक सकते। जब हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि हमारी मुख्य प्राथमिकता जगह और सुरक्षा होती है, इसका मतलब है कि हमें उस जगह से सामान को बाहर निकालना होता है जहां यह वर्तमान में है, और इसे कहीं तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अभी डंपस्टर में नहीं जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि वह अभी शब्द कुछ महत्व रखता है। मुझे उम्मीद है कि यह हमें भविष्य में इसके साथ कुछ करने की अनुमति देगा, लेकिन इसे कहीं जाना पड़ता है, और इसलिए अक्सर जो हम करते हैं वह यह है कि हम उन कमरों को ढूंढते हैं जिन्हें वे वैसे भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, और बस वहां पर उस सामान को रख देते हैं और इसे डिब्बों में संगठित करते हैं, लेबल लगाते हैं, और फिर इसे संगठित तरीके से व्यवस्थित करते हैं। हमने असल में इस घर में 2 अनयूज्ड बेडरूम्स के साथ ऐसा किया,
ताकि वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चल सके बिना किसी चीज के ऊपर चढ़ने, बक्सों से बचने या टेबल से चीजें गिराने की चिंता किए बिना। वीडियो के अंत में पहले और बाद की कुछ तस्वीरें उनमें से एक कमरे को दिखाएंगी जिसे हमें फिर से भरने का काम करना पड़ा था। यह बेसिकली घरेलू वस्तुओं के साथ टेट्रिस खेलना जैसा है। मुझे यह करना पसंद नहीं है क्योंकि यह केवल सामान को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने की बात नहीं है। मेरा मतलब है हम इससे ज्यादा कर रहे हैं। हम कुछ बहुत ही एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजिंग और समेकन कर रहे हैं, लेकिन खुद वजन का परिवर्तन फर्श की जॉइस्ट्स या सब फ्लोर के टूटने का जोखिम बढ़ाता है। क्योंकि याद रखें, आप वहां एक बॉक्स डाल सकते हैं जो केवल 25 या 30 पाउंड का होता है, लेकिन जब आप उनमें से 4 को एक के ऊपर एक रखते हैं तो अब आपका वजन 80 से 120 पाउंड हो जाता है। और फिर आप उनमें से रो के बाद रो भरते हैं। अंततः यह जोड़ता है। लेकिन हमारे द्वारा किए जा रहे ज्यादांश बॉक्स केवल 20 या 30 पाउंड के नहीं हैं। वहां एक गोला बारूद का बॉक्स था जो इतना भारी था कि उसे खिसकाने के लिए जेसन और मुझे अपनी संपूर्ण ताकत का उपयोग करना पड़ा। हम इसे उठाकर फर्श से नहीं उठा सकते थे, लेकिन हम इसे खिसका सकते थे। चाकुओं से भरे टब्स बहुत भारी होते हैं। इनको दूसरे कमरे में ले जाने के लिए हमें दोनों को ले जाने की जरूरत पड़ी। पुस्तकों के टब्स 200 पाउंड के हो सकते हैं। तो जब तक हम सब कुछ दूसरी रूम में ले जाते हैं, हम उसे जितना संभव हो उतना फैला देते हैं ताकि यह सब वजन एक छोटे हिस्से पर दबाव न बनाए। लेकिन मेरा मतलब है, आप अब भी हजारों पाउंड के वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं और अंततः यह फर्श को ढंसाने का जोखिम बढ़ा सकता है। रेगुलर दर्शकों, मैंने इसे थोड़ी देर के लिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास असल में हाल ही में एक पूर्ण सफाई वीडियो नहीं किया, क्योंकि मैं अपने खुद के घर की देखभाल कर रहा था। मुझे नहीं पता, जैसे 3 महीने, शायद 4। खैर, अब आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम फिर से पूरी सफाई में वापस आ गए हैं। मेरा घर अच्छा है जब तक कि वे फर्श नहीं कर लेते। यह एकमात्र चीज है जो मुझे बची है। ये वे चैनल हैं जिन्हें अगर आप मुझे देखते हैं तो शायद आप उनमें से कुछ को पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे वे पसंद हैं। तो खैर, पहला चैनल जो मुझे असल में पसंद है वह एक चैनल है जिसे मैंने पिछले सप्ताह के भीतर खोजा है, जिसे कहा जाता है इयन ऑन यूट्यूब। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बात है। इसमें सबसे सरल मजेदार पर्सनालिटी है। वह किसी बड़े मनोरंजक प्रकार का यूट्यूब चैनल नहीं है,
ये बस एक आदमी है जो 7-Eleven पर काम कर रहा है और वह अपने दिनों का डॉक्यूमेंटेशन और व्लॉगिंग करता है। और ये बहुत कूल है जब वह अपना काम करता है उसके साथ समय बिताना। यह सरल है, यह सीधा है। अगर आपको पोस्ट 10 पसंद है तो शायद आपको यह आदमी पसंद आएगा, क्योंकि उनके पास प्रकार की एक जैसी शख्सियत है। मुझे सचमुच ये देखना पसंद है। इन चैनलों के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। दूसरा, फिर से एक और चैनल जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही खोजा है, असल में वंस अपॉन अ प्लेथ्रू कहा जाता है। आपको यह तभी पसंद आएगा अगर आपको स्टारड्यू वैली या इंडी गेम्स पसंद हैं। लेकिन यह एक आदमी है जो फिर से एक सरल व्यक्ति है। उसे सुनना बहुत मजेदार है और वह स्टारड्यू वैली खेल रहा है, लेकिन वह पहली बार इसे खेल रहा है और यह मुश्किल से होता है कि कोई अभी स्टारड्यू वैली में जा रहा हो। इसलिए वह उन सभी चीजों की खोज कर रहा है जिन्हें सामान्य खिलाड़ी जैसे 80 साल पहले खोज चुके हैं। मुझे याद नहीं है कि वह गेम कब से उपलब्ध है, लेकिन काफी समय पहले आया था। उसे यह खेल पहली बार खेलने का रोमांच मिल रहा है। यह देखना मजेदार है। तीसरा चैनल जिसे मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है लॉन केयर जगरनॉट। मुझे लॉन केयर जगरनॉट बेहद पसंद है। यह यूट्यूब पर पहले, अगर नहीं तो पहला, मुफ्त लॉन देखभाल चैनल रहा है। वह वही है जिसने मूल रूप से लोगों के मुफ्त में लॉन देखभाल करने की पूरी आंदोलन शुरू की थी। और वह बेहद कूल व्यक्ति है। वह मजाकिया है। वह ऐसा दिखता है कि आप उसे किसी अंधेरी गली में मिलना नहीं चाहेंगे, जैसे वह आपको दीवार के माध्यम से सुप्लेक्स कर देगा। लेकिन वह सबसे प्यारा, सबसे बड़ा टेडी बियर है। चैनल काफी मजेदार है, उसे जरूर देखें। और आखिरी एक सफाई चैनल है। वह अपनी घरेलू सफाई करती है, लेकिन वह बहुत असल और जमीन से जुड़ी हुई है और उसका नाम जेमी केओटिक है, अगर वह उसका असली नाम है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा है, क्योंकि जेमी केओटिक होना एक बुरा नाम होगा। मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं अपनी स्मार्ट एस आंटी के साथ हैंग आउट कर रहा हूं। मुझे ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है, लेकिन यही मेरा अनुभव है और मुझे उसके साथ समय बिताना पसंद है जब वह अपना काम करती है। और मुझे लगता है कि आपको भी यह पसंद आएगा। अगर आप इनमें से किसी भी चैनल को देखते हैं तो उन्हें बताएं मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग ने आपको भेजा है। मेनली क्योंकि मेरी ईगो छोटा है और मैं चाहता हूं कि वे जान सकें कि आप कहां से आए हैं। सो सक इट। और हाँ, जब मैं इस पर हूं, मुझे अपने काम के लिए एक प्रचार भी करना चाहिए। मेरी इंस्टाग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक की गई है। यह बस मिडवेस्ट मैजिक क्लीनिंग है और मैंने असल में इसे हाल ही में काफी उपयोग किया है। यह बस मेरे विभिन्न परिधान में पोज देने की एक पूरी गुच्छी है। मैं अपनी उम्र के अनुसार कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मार्च में मैं 51 का हो जाऊंगा। इसलिए मैं जीन्स और टी शर्ट लुक से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं और उस तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग 51 वर्षीय से अपेक्षा करते हैं। मुख्य रूप से एक विशाल सोम्ब्रेरो और एसलेस चैप्स। देखो, मुझे पता है कि सभी चैप्स एसलेस होती हैं, लेकिन मैं कभी एसलेस चैप्स कहना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये बस मजेदार है। आओ भाई। लेकिन बेसिकली मैं बस एक ऐसा आउटफिट पहनूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तस्वीर खींचूंगा। अगर मुझे असल दुनिया में कुछ मजाकिया लगता है तो मैं उसकी तस्वीर लूंगा, लेकिन मैं असल में इसे समय समय पर उपयोग करता हूं। ठीक है, बकवास काफी हुई। चलिए इस घर पर वापस आते हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं, ये उनमें से एक स्किल सेट है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है और वे मुझसे हमेशा पूछते हैं, खासकर फेसबुक पर जहां मैं पूरे वीडियो नहीं करता। मेरे पास एक कंपनी है जो वीडियो के छोटे क्लिप करती है, इसलिए लोग नहीं जानते कि चैनल के बारे में क्या है। वे बस जान चुके हैं कि उन्होंने फेसबुक पर क्लिप्स देखे हैं। वैसे भी मुझे हमेशा संदेश मिलते हैं लोगों से यह पूछते हुए कि शारीरिक रूप से इनमें छुपे हुए सामानों को कैसे साफ करना है। और जब वे इस तरह होते हैं तो एकमात्र चीज जो आप कर सकते हैं वह है उस स्थान को साफ करना जिसे आप साफ करने की योजना बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम सारी वस्तुएं मेज से हटा देंगे और उन्हें पैक कर देंगे। जिन वस्तुओं का हम जानते हैं कि वे उपयोग नहीं करेंगे बल्कि केवल संग्रह कर रहे हैं, तो जो कुछ उपयोग होने वाला है, जैसे स्याही के पेन या नोटबुक्स जिन पर वे स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, हम उन्हें बाहर रखेंगे। लेकिन जिन वस्तुओं का वे केवल संग्रहण कर रहे हैं, हम उन्हें पैक करेंगे और फिर हम उन्हें वहां रखेंगे जहां भी हम कर सकते हैं, जब तक हम अगला स्थान साफ नहीं करते। तो इस मामले में हम मेज से वस्तुएं उतार रहे थे और उन्हें पैक कर रहे थे। फिर अंततः हमें उस पिछली बेडरूम में जाना पड़ा जिसे हमने प्रकार के स्टोरेज कक्ष के रूप में निर्धारित किया था। हम उसे होल्ड रूम कहते थे। तो अब हम वहां सामान को ले जाने वाले हैं। हमें पहले उस कमरे को साफ करना होगा और सारी चीजें व्यवस्थित करना और व्यवस्थित रूप से संगठित करना होगा, ताकि हम और ज्यादा सामान उस कमरे में ला सकें और उसे जितना हो सके संग्रहित कर सकें। दुर्भाग्य से यह बेकार है। मुझे ऐसा करना नफरत है। मैं सामान को छुटकारा पाना पसंद करूंगा, लेकिन आपको वही करना होगा जो आप कर सकते हैं। ऐसा करने में आप घर के बाकी सभी हिस्सों में एक विशाल गड़बड़ी करने वाले होंगे।
हालांकि घर का बाकी हिस्सा पहले से ही गंदा और अव्यवस्थित है। आप उसमें और जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन यही करने का एकमात्र तरीका है। आपको इस बारे में निडर होना होगा कि आप जिस जगह को वर्तमान में व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साफ करने के लिए कहीं और एक बड़ा गड़बड़ बनाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा चीजें पैक हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं और स्थान खुद को उपलब्ध कराने लगता है। मैं इसे उन पुराने स्लाइड पजल से तुलना करता हूं जो आप बचपन में लिया करते थे, या मैं लिया करता था क्योंकि मैं 1000 साल का हूं। पर यह एक 9 स्क्वायर बोर्ड जैसा है, लेकिन उसमें पहेली के 8 टुकड़े होते हैं और आपको उन्हें घुमाने होते हैं और छोटे वर्गों को इधर उधर सरकाना होता है जब तक आप चित्र को समझ में नहीं ला सकते। आप घर में वस्तुओं के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, बस 3D स्तर पर। मैं इसे कभी कभी हाउस मारियो भी कहता हूं क्योंकि मैं एक विशाल मूंछ उगाता हूं और कछुओं पर कूदता हूं। और अगर घर में कछुए नहीं होते तो मैं कुछ लाऊंगा बेटा। खैर, माफ कीजिएगा, ये जरा सिली था। सिली होने के लिए माफी चाहता हूं। अगर वे उन्हें उपचार के लिए ले जाते हैं तो उन्हें जिन बातों का सामना करना होगा उनमें से एक यह नहीं है कि वह सिर्फ सामान खरीदते हैं, ये है कि वह कितना सामान एक साथ खरीदा है। और मेरा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह कितना सामान अपने घर ला रहा है, बल्कि वह सिर्फ एक टोपी नहीं खरीदता, वह 30 खरीदता है। वह सिर्फ एक चाकू नहीं खरीदता, वह 10 खरीदता है। अगर वे एक साथ में है और उसे इस पर अच्छी छूट मिलती है तो लगता है कि वह खुद को काबू नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसी चीजें मिली जैसे अनखुला फिजेट स्पिनर का डिब्बा। आप जानते हैं, उन लैंप्स जो लोग पुराने जैक डैनियल की बोतलों से बनाते थे, जहां वे तल में मर्करी लाइट्स जैसा भर देते थे और फिर उसे एक लैंप बना देते थे, जैसे कि ग्रेड स्कूल के बच्चे इसे शॉप प्रोजेक्ट के लिए किया करते थे। उसके पास उनमें से कम 1 दर्जन थे और वे सब एक बॉक्स में थे जो खासकर उन चीजों के लिए थे। इसलिए मुझे लगता है कि उसने उन्हें शायद किसी यार्ड सेल या एस्टेट सेल से लिया होगा। 50 या 60 कॉफी मग के बॉक्स थे और जब मैं कपड़े या कोई और बॉक्स खींचता तो मुझे और गोला बारूद मिलता। इतना था कि अगर कभी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का हमला होता है तो हम सब उस व्यक्ति के घर मिलेंगे। वैसे मैं इसके लिए उसका मजाक नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसमें इतना सामान था कि मैं भी सोचने लगा, हद है। यहां तक कि मिडवेस्ट में होने के लिए भी हद है।
लेकिन ये सब चीजें परिवार के सदस्यों के लिए बेहद परेशान करने वाली हो सकती हैं, क्योंकि वे उसे ऐसे बाथरूम के साथ देखते हैं जो उपयोगी नहीं है, लेकिन वह इस बाथरूम को ठीक करने और फ्लोरिंग बदलने के लिए सचमुच खर्च नहीं कर सकता। पर उसका हजारों डॉलर का सामान, सोने और चांदी के स्मारक सिक्के, भैंस निकल्स का एक जार, हजारों बेसबॉल कार्ड्स है। तो मैं ऐसे घर जाऊंगा जिसमें $10,000 के जड़े गए गहने होंगे, लेकिन उनके पास गर्म पानी नहीं है। उनके पास $5,000 के जूते होंगे, लेकिन आधे घर में बिजली नहीं है। मैंने ऐसे लोगों की मदद की है जिनके पास 10 से $20,000 के पर्स होते हैं, लेकिन उनके घर का हर एक प्लम्बिंग फिक्सचर टूटा हुआ था। हर चीज जो ड्रेनिंग करती थी, वह प्लम्बिंग टूटने के कारण ड्रेन नहीं कर सकती थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह न्यूरोटिपिकल लॉजिक सिस्टम से डील नहीं कर रहा है। आपका लॉजिक उनके लॉजिक से अलग है। यह मस्तिष्क में डाला गया है। आप उस डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं जो सब कुछ ओवरराइड करता है। और यही कारण है कि ट्रीटमेंट असल में महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप एक घर में जाकर उसे साफ करें, या दुर्लभ मामलों में वे एक रॉक बॉटम पर आएंगे जैसा एक एडिक्ट करता है, और कहेंगे, ठीक है, मैं जाग रहा हूं, मैं अब और नहीं ले सकता, प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज इसके बारे में कुछ करें। यह दुर्लभ है, लेकिन यह होता है। वैसे भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोग जिस तरह से फंक्शन करते हैं वैसे क्यों करते हैं। मैं उनके व्यवहार को उतना ही माफ नहीं कर रहा जितना कि मैं किसी के डिप्रेशन के व्यवहार को माफ करूंगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने जीवन में आरोप जमाने के बजाय यह समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि लोग अपनी तरह से क्यों व्यवहार करते हैं और फंक्शन करते हैं। क्योंकि मेरे लिए, अगर आप समस्या को नहीं समझते हैं तो आप समस्या को हल नहीं कर सकते। अब तक मेरे जीवन में मैंने इन घरों के 300 से ज्यादा काम किए हैं, और मैंने अब तक एक भी व्यक्ति नहीं पाया जो बस अकेला रहना चाहता था। किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा है, मुझे जिस तरह से मैं जी रहा हूं वह पसंद है, मैं खुश हूं, प्लीज कुछ भी ना छुएं। ये लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं पाया। अब तक जिन मामलों पर मैंने काम किया है उनमें वे इस तरह नहीं जीना चाहते हैं, और वे यह समझ नहीं सकते कि वे इस आदत को नहीं छोड़ सकते। वैसे भी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सदस्यों को मैं बुधवार को मिलूंगा, बाकी सबको मैं अगली सप्ताहांत में देखूंगा। बाद में मिलते हैं।